आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी करंट अफेयर्स सेट नंबर 15। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम सब। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए के एक बजट की मंजूरी दी है, जिसके साथ इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी थी। इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का मुख्यालय किस देश में होगा? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान और चौथा है मलेशिया। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर भारत। यह पहल 7 प्रमुख बिग कैट्स प्रजाति की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है। अब ये 7 बिग कैट्स कौन कौन से इसमें आएंगे? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता शामिल है। इसमें से 5 बिग कैट्स बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर मतलब इस दौरान भारत द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप सब। दूसरा देखिए, किस देश के वास्तुकार रिकेन यामामोटो को 2024 में प्रिट्जर आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर थाईलैंड, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान और चौथा है अमेरिका। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर जापान। यामामोटो के डिजाइन में अक्सर संबंध परक जीवन और प्राकृतिक परिदृश्य को संरक्षित करने जैसी नवीन अवधारणाएं शामिल होती थी। आइए इस वास्तुकला पुरस्कार के बारे में जानते हैं। व्यापक रूप से वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसकी स्थापना 1979 में जेके प्रित्कर और उनकी पत्नी सिंडी ने की थी। यह पुरस्कार हमेशा जीवित व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, ना कि मृत व्यक्तियों को। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में किस बैंक ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लावारिस जमा सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एसबीआई, दूसरा है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है आईसीआईसी बैंक और चौथा है एचडीएफसी। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर आरबीआई। आरबीआई द्वारा जनता के उपयोग किए गए विकसित किया गया है, ताकि एक ही स्थान पर कई बैंकों में उनकी लावारिस जमा राशि की खोज करना आसान हो सके। ठीक है, आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन पहले आरबीआई ने 100 डेज 100 पेज स्कीम भी लॉन्च किया था। मतलब 100 दिन में 100 ऐसे व्यक्ति को पैसा दिया जाएगा जिनका अकाउंट जो है लावारिस है, उनको पता करके पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार का एक नया स्कीम अब ये भी लॉन्च किया गया है पोर्टल, जिसको उद्गम बोलते हैं। तो इसमें वही किया जाएगा कि किसी किसी का लावारिस अकाउंट होता है जो कि बहुत मतलब जमा करने के बाद वो व्यक्ति मान लेते हैं कि उनका डेथ हो गया और उनके बारे में किसी को पता नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को खोज करके आरबीआई उनका पेमेंट करेगी। ठीक है, रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं एवं भाग लेने वाली बैंकों ने पोर्टल विकसित करने में सहयोग किया है। ग्राहक अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके उद्गम प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है बिहार। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर उड़ीसा। चलिए समझते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है। तो पहले तो देखिए, कुई जिसे कंद, खोंडी, खोंड या खोंडो के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक काल में इसे क्विंगा भाषा भी कहा जाता था। कुई पारंपरिक रूप से उड़िया लिपि का उपयोग करके लिखी जाती है। अनुसूची 8 क्या है? तो अनुसूची 8 का संबंध भाषा से है। अनुसूची 8 में कुल 22 भाषा सम्मिलित किया गया है। देखिए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषा था, बाद में 8 भाषा को जोड़ दिया गया है, जिसमें से 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 करके कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संशोधन 2002 में करके डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। उसके बाद आपका है, उसके बाद बोडो है, मैथिली है और संथाली है। ठीक है, तो ये 8 लैंग्वेज को बाद में जोड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा 5वां, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण पोर्टल पीएम सूरज लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से कितने रुपए तक बिजनेस लोन देने के लिए आवेदन किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 20 लाख, दूसरा है 18 लाख, तीसरा है 15 लाख और चौथा है 10 लाख। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 15 लाख। चलिए आगे समझते हैं हम सब। यह पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ऋण देने के लिए शुरू किया गया है। पोर्टल के माध्यम से देश भर में व्यक्तियों को बैंकों,
NBFC, MFI और उन संगठनों के माध्यम से क्रेडिट सहायता सुविधा प्रदान की जाएगी। इस पोर्टल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। इस दौरान यानी लॉन्चिंग के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति तथा अन्य समुदाय की 1 लाख लाभार्थियों को लगभग 720 करोड़ रुपए का ऋण दिया। तो आप 15 लाख अगर ऋण लेना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यह पोर्टल कौन सा मंत्रालय शुरू किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 6। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक 2023-24 रिपोर्ट जारी की गई। इसमें 193 देश में भारत का स्थान क्या रहा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 135वां, दूसरा 134वां, तीसरा 119वां और चौथा 125वां। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 134वां। और भारत का स्कोर कितना रहा? तो 2022 में भारत का स्कोर रहा 0.644। ठीक है, तो 2022 का रिपोर्ट 2023-24 में जारी किया गया है। बात समझ में आ गया? इससे रिलेटेड और क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है देखिए। 2021 में भारत की रैंक 191, देश में 135 था। वहीं 2022 में भारत की रैंक 134 रहा। ठीक है, यानी 2022 का रिपोर्ट जो है वो 2024 में जारी किया गया है। मानव विकास सूचकांक जारी करने के लिए 3 चीज देखी जाती है। पहला हो गया जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। भारत की जीवन प्रत्याशा यानी इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा 67.2 से बढ़कर 67.7 वर्ष हो गया है। मतलब औसतन कितना जीता है लोग? तो 67.7। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 6,542 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 6,951 अमेरिकी डॉलर हो गया है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड शीर्ष पर है। ठीक है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, नॉर्वे और आइसलैंड तीनों शीर्ष पर एक साथ बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सूचकांक में सोमालिया, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, नाइजीरिया और चाड सबसे निचले यानी सबसे खराब पायदान पर हैं। आइए जानते हैं भारत के पड़ोसी देश इस वाले रैंकिंग में कहां रहे। पड़ोसी देशों में श्रीलंका 78 नंबर पे है, चीन 75वें स्थान पे है। श्रीलंका और चीन को उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। वहीं नेपाल 146वां स्थान, बांग्लादेश 129, भूटान 125वां और भारत 134वें स्थान पे है। इन सभी देशों को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो श्रीलंका और चीन को उच्च मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, जबकि इन 4 देश को, भारत को भी कौन से श्रेणी में रखा गया? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 7वां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 भी जारी की गई। इसमें 193 देश में भारत का स्थान क्या रहा? यहाँ पे हम सब पिछले वाले क्वेश्चन में मानव विकास सूचकांक देखे, इस वाले क्वेश्चन में लैंगिक असमानता सूचकांक देख रहे हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 110, दूसरा 108, तीसरा 115 और चौथा 120। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 108। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं हम सब। 2022 के लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्कोर 0.437 रहा। तो इस बार की ही बात हो रही है। भारत की किशोर जन्म दर 15 से 19 आयु वर्ग के प्रति 1000 महिलाओं पर जन्म में 2021 के 17.1 की तुलना में 2022 में 16.3 के रूप में सुधार हुआ है। देश के श्रम बल भागीदारी दर में व्यापक अंतर देखने को मिलता है। देखिए यहीं से डिफरेंस आपको पता चलेगा। महिला जहां 28.3% कार्य करती है, वहीं पुरुष 76.1% कार्य करता है और दोनों के बीच जो गैप है वो 47.8% है। तो ये बहुत बड़ा गैप है। अगर हम सब इसको मेकअप कर ले, यानी अगर महिला भी साथ में काम करे, तो इससे हमारा इकोनॉमी और ज्यादा स्पीडली ग्रोथ होगा। ठीक है, और हम सब बहुत जल्दी डेवलप कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए गैप आपको देखने को मिलेगा, जहां महिला मात्र 28% काम कर रही है, पुरुष उसकी तुलना में 76% काम कर रहा है और इन दोनों का अंतर 47-48% के आसपास है। तो 48% का अंतर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यह रिपोर्ट अमीर और गरीब देश के बीच असमानताओं को कम करने की प्रवृत्ति में बदलाव पर प्रकाश डालता है। यह जलवायु परिवर्तन, डिजिटलीकरण, गरीबी और समानताओं पर बल देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और किस देश के बीच एक प्रस्तावित द्विराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भूटान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है नेपाल और चौथा है अफगानिस्तान। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर नेपाल। यह भारत और नेपाल की परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत महाकाली नदी, जो कि भारत में शारदा के नाम से जानी जाती है, 315 मीटर ऊंचा बांध बनाने की योजना है। इसमें 80 किलोमीटर लंबी जलाशय का भी निर्माण होगा और जिसका सतह 116 वर्ग किलोमीटर है। इसकी क्षमता 5040 मेगावाट होने की उम्मीद है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक होगा।
देखिए इसमें पैसा लग रहा है 401 से बिलियन से लेकर के 500 बिलियन तक। 1996 में नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच महाकाली नदी के जल क्षेत्र के विकास के संबंध में हस्ताक्षर हुआ था। महाकाली नदी, जिसे शारदा नदी और काली नदी भी कहा जाता है, हिमालय के काला पानी से निकलती है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे आप सब। ये 5040 मेगावाट क्षमता करेगा, विद्युत बनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के मध्य संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 13वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में किन दो देशों को विश्व व्यापार संगठन में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कोमोरोस और तिमोर लेस्ते, दूसरा है वेनेजुएला और अफगानिस्तान, तीसरा है तुवालू और किरीबाती, और चौथा है उरुग्वे और पराग्वे। अटेम्प्ट करेंगे आप सब। फिलहाल 9 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। इस सम्मेलन की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री थानी बिन अहमद अल जायूदी द्वारा किया गया। 2 नए देश के साथ अब आने पर विश्व व्यापार संगठन में 166 देश हो गए हैं। विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार का 98% प्रतिनिधित्व करता है। सम्मेलन में सदस्यों ने 2024 तक पूरी तरह से कार्यात्मक विवाद निपटान प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क स्थगन को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। प्रगति के बावजूद मत्स्य पालन सब्सिडी और कृषि वार्ता पर समझौता नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। 2 कंट्री का नाम बिल्कुल याद रखेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में आएगा। और अब विश्व व्यापार संगठन में कितना कंट्री हो गया? तो 166 कंट्री हो गया है। ये सब बाद में मैं इसलिए बताता हूं ताकि आप स्टेटमेंट वाला जब क्वेश्चन हल करेंगे बीपीएससी में तो इसी टाइप का कथन बना करके आपको प्रश्न दिया जाएगा। और कथन वाला प्रश्न आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपका डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए हर एक प्रश्न के बाद मैं डिटेल उसका जरूर बता देता हूं कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 10वां। 4 मार्च 2024 को विश्व का पहला देश कौन बन गया है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जर्मनी, दूसरा है जापान, तीसरा है वियतनाम और चौथा है फ्रांस। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस। इस क्वेश्चन को तथ्यवार डिस्कस करते हैं हम सब। यह कदम वर्ष 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुसरण करता है। जनवरी 2024 में फ्रांस के संसद ने गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक वैधता प्रदान करने के लिए एक संशोधित पारित किया था। 1975 से फ्रांस में गर्भपात वैध था, अब महिलाओं के लिए एक गारंटीकृत स्वतंत्रता बन गई है। भारत में इसका क्या है कानून? तो भारत में गर्भपात कानून मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से 316 और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। और इसी 1971 का जो एमटीपी था इसको सितंबर 2021 में संशोधित किया गया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो फ्रांस एक और कंट्री बन गया यूरोप का। यूरोप में लगभग 40 कंट्री जो है इस वाले गर्भपात की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, इसमें से एक और कंट्री जुड़ गया, वो है फ्रांस। इन्होंने संवैधानिक रूप से स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 11 नंबर, 11वां प्रश्न। खारे पानी के बढ़ते स्तर से किस देश के मेकोंग डेल्टा को खतरा उत्पन्न हो रहा है जिससे वार्षिक फसल के लगभग $3 बिलियन का नुकसान हो रहा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फिलीपींस, दूसरा है वियतनाम, तीसरा है मलेशिया और चौथा है चीन। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर वियतनाम। वियतनाम इज द राइट आंसर। हनोई इसका राजधानी होता है। आइए मेकोंग डेल्टा को समझते हैं हम सब। मेकोंग डेल्टा क्षेत्र, जिसे वियतनाम के चावल का कटोरा कहा जाता है, समुद्र की बढ़ते स्तर सूखे की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह डेल्टा 40,500 वर्ग किलोमीटर से अधिक का तटीय क्षेत्र है। मेकोंग विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह तिब्बती पठार से निकलकर यह दक्षिणी वियतनाम तक पहुंचने से पहले 6 देश से गुजरती है। तो काफी बड़ी ये रिवर है मेकोंग रिवर। ठीक है, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर होगा 12वां। ISIS के यानी इस्लामिक स्टेट खुरसान ने से जुड़े बंदूकधारी ने किस देश की राजधानी मॉस्को के कॉर्कस सिटी हॉल में गोलीबारी की जिसमें 143 लोगों की मौत हो गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रूस, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है फ्रांस और चौथा है तुवालू। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर रूस। रूस की राजधानी मॉस्को होती है। खुरसान क्या होता है? तो खुरसान उस ऐतिहासिक क्षेत्र को कहते हैं जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों की कुछ हिस्से शामिल होते हैं। यह नाम फारसी से आया है जिसका अर्थ होता है जहां से सूर्य आता है। ठीक है, तो ये था 70 बीपीएससी पीटी करंट अफेयर सेट नंबर 15। आई होप को ये वीडियो आपको पसंद हो रहा होगा। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पसंद नहीं भी है फिर भी आपको ये याद करना है
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पसंद और नापसंद का बात हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि आपको याद करना है और एग्जाम निकालना है। ठीक है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जल्दी से ज्वाइन कर लें और आराम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।